इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार का है उसकी सीरीज में आज बात करेंगे कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फिजिकली नहीं दूसरी गतिविधियों औद्योगिक या आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क की, रेल की, हवाई जहाज वाले की या फिर पानी वाले की। आज हम बात करेंगे एक तो बिजली की, एक पानी की, एक टेलीकम्युनिकेशन की और एक स्पेस सर्विसेज की। क्योंकि ये चारों ही सेक्टर ऐसे हैं जो किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्नत अवस्था में हो तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की भांति काम करते हैं। अब बात ये रही अपने अर्थव्यवस्था की, लेकिन अपने किस काम के एग्जाम में? तो एग्जाम में जो की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रमुख भौतिक जो अवसंरचना थी उसमें से, और ये जो बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस, इनमें से दो सवाल मतलब ठीक ठाक सवाल प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में भी इनसे संबंधित सवाल निकलते हैं। तो देखते हैं अपन कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो बिजली है उसको लेकर के क्या डाटा आए हैं और क्या नई स्कीम की बात है और पुरानी वाली स्कीम चल रही है, उनका क्या मीनिंग है। तो देखते हैं इसके बारे में। बिजली में तो अभी इंडिया के अंदर टोटल रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों सोर्स से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मिलाकर जो टोटल बिजली बनाने की क्षमता है वो नवंबर 2025 के लेटेस्ट डाटा अपने पास है। उस डाटा के अनुसार इंडिया के अंदर अभी जो क्षमता है बिजली बनाने की वो है 509 गीगावाट, और ये डाटा है नवंबर 2025 का। तो नवंबर 2025 में इंडिया में टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या बिजली निर्माण करने की क्षमता है 509 गीगावाट, और ये हर साल 11.6% की वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में बढ़ती चली जा रही है। तो अपने लिए एक तो काम की बात यह है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो लेटेस्ट डाटा है वो भारत सरकार का 509.74 गीगावाट है, और इसकी ग्रोथ रेट है हर साल 11.6%। उसके बाद में प्रमुख पहल जो बिजली के लिए भारत सरकार ने की है उनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, अब इसका नाम बदलकर सरकार आई, उसके बाद बदल दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 2014 में ये वर्तमान सरकार आई, उसके बाद से 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य भारत के 18,374 गांवों का विद्युतीकरण, मतलब भारत के हर गांव में बिजली का कनेक्शन या फिर बिजली का जो है वो पोल वगैरह पहुंचे और उसके बाद में हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। तो अपने को दो चीजों का ध्यान रखना है कि हर गांव को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए तो जो स्कीम चली उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और फिर हर गांव में बिजली पहुंच जाए तो फिर हर गांव के हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए, कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, इसका उद्देश्य है दीनदयाल उपाध्याय वाली का कि गांव तक बिजली पहुंचाई जाए, और दूसरे सौभाग्य योजना का उद्देश्य है कि गांव के अंदर प्रत्येक हाउस होल्ड को जो भी बिजली का कनेक्शन चाहता है उसके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया जाए। तो उसके तहत 2.86 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,374 गांवों को बिजली के कनेक्शन। तो ये दोनों, एक गांव तक बिजली पहुंचाने की और गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन देने की स्कीम। उसके बाद में इंडिया एनर्जी स्टेक, बिजली क्षेत्र के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जहां पर डिजिटली एक साथ में सारी सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाए, जिसमें आपके डिस्कॉम की जानकारी या फिर नए स्टार्टअप को कैसे बिजली के क्षेत्र में काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर के मेंटेनेंस से लेकर बहुत सारी चीजें, तो उन सबको एक साथ में लाने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल, उसके लिए इस बार इकोनॉमिक सर्वे में प्लानिंग बताई गई है, और उसके तहत जो है वो बिजली क्षेत्र को खास करके उन्नत बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर सभी जो पक्षकार है, हितधारक है, वो एक साथ इंटरेक्टिव वे में सरकार, पब्लिक जो है वो बड़ी कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर, स्टार्टअप शुरू करने वाले, रेगुलेटरी, वो सारे एक साथ में मिलकर अपने जो है वो काम कर पाए उसके लिए। उसके बाद में जो अपनी कुल ऊर्जा है 509 गीगावाट, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो है वो 30 नवंबर 2025 तक उसकी उत्पादन क्षमता, टोटल अपनी एनर्जी नीड को 100% माने 509 वाली का, तो उसका योगदान नवीकरणीय का है 49.83, मतलब 50% होने वाला है, और वो 50% से अभी कम है, 0.1 अभी कम है। तो अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें आपकी सौर ऊर्जा या फिर आपकी हाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी
या फिर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा है उन सब में विश्व में तीसरे स्थान पर हम आते हैं। टोटल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हमारी दुनिया में तीसरे नंबर पे है, और विंड में, पवन ऊर्जा में हमारा टोटल पर्टिकुलर चौथा स्थान है। तो ये जो अपनी टोटल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 में 76.48 गीगावाट थी, अब वो बढ़कर 253.96%। तो टोटल 509 में से 253.96 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनों से हम संसाधनों से प्राप्त करते हैं, जो टोटल 509 का कितना परसेंट हो जाता है, 49.83% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से है। एक मुझे ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जिस हिसाब से आरपीएससी आजकल क्वेश्चन को बना रही है, उस हिसाब से एक जो है वो रिलेवेंट सवाल ये बनता है कि अपने से वो पूछे एक सवाल, इसको जो पाई चार्ट अपने सामने आ रहा है उसको ये ऑप्शन में दे दे कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता टोटल कितनी है, 553.96। टोटल ऊर्जा में कितना योगदान है नवीकरणीय का, 49.83%। तो नवीकरणीय में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो किससे, ऑब्वियसली बच्चा बता देगा, सोलर से। सोलर का योगदान कितना है, टोटल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अपन 100% मान ले तो उसमें से सोलर का योगदान है 52%। दूसरा नंबर पे आती है फिर अपनी विंड एनर्जी, जो पवन चक्कियां वगैरह चलाते हैं, उसका योगदान है 21%। फिर तीसरे नंबर पे आती है अपनी लार्ज हाइड्रो, जो नदियों पर या विभिन्न जगहों पर हमने जो जल विद्युत उत्पादन क्षमताएं लगा रखी है, उसका योगदान है। तो नंबर 1 पे सोलर, उसके बाद में विंड, उसके बाद में हाइडल एनर्जी यानी कि विद्युत जो है वो प्राप्त करें हम पानी से, और फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे बायो एनर्जी। बायो एनर्जी यानी कि जो बायोमास से हम प्राप्त करते हैं, वो अपनी विभिन्न प्रकार की बायोगैस या विभिन्न प्रकार की चीजों से बिजली बनाते हैं हम, तो उसका योगदान है 5% बायो एनर्जी। और उसके बाद में स्मॉल हाइड्रो पावर यानी कि जो छोटे छोटे एनीकट टाइप के या छोटे छोटे बांध हैं, उनसे अपन जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो है स्मॉल हाइड्रो पावर में, उसका योगदान है सिर्फ 2%। तो हाइड्रो पावर वाले केस में लार्ज हाइड्रो पावर से 20% और स्मॉल हाइड्रो पावर से 2%, और बायो एनर्जी से 5% और विंड से 21%, और अपना सोलर सबसे ज्यादा है। तो एक ये सवाल भी बनता है, अच्छा सवाल बनता है, इसमें से एग्जामिनर निकालना चाहे तो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा अपने को किससे मिलती है, सोलर से। नंबर 2 विंड से मिलती है। नंबर 3 अपने को मिलती है फिर जो है वो हाइडल से, बड़े वाले हाइडल से। नंबर 4 पे मिलती है फिर बायो से, और 2% मिलती है स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट से। अगर ये दोनों को अगर बड़े और छोटे में कन्वर्ट नहीं करें तो 3 नंबर पे ओवरऑल पानी से या हाइडल एनर्जी से अपने को मिलती है। उसके बाद में दूर संचार, बिजली को लेकर के इतने डाटा अपने, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे तो भारत के जितने भी जिले हैं उनमें 99.9% जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी है। अपने देश के अंदर जो जिलों के अंदर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5G नेटवर्क का उन्नत उपयोग बढ़ाने या फिर और ज्यादा बेहतर 5G नेटवर्क पर आधारित नई कोई सेवाएं, सर्विसेज, उनसे रिलेटेड कोई और भी अन्य जो गतिविधियां हो सकती है, उनके लिए अपने देश के अलग अलग हिस्सों में 100 जगहों पर जो है वो यूटिलिटी केस लैब स्थापित करने का निर्णय इसमें किया गया है। तो 100 यूज या यूटिलिटी केस लैब जो है उनमें क्या किया जाएगा, एडवांस और फास्ट जो अपना मोबाइल नेटवर्क है या इंटरनेट की जो स्पीड है, उसके आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च को, स्किल डेवलपमेंट को, और जो स्टार्टअप नए खुल रहे हैं उनको सहयोग देने के लिए कैसे अपना ये जो टेलीकम्युनिकेशन है या इंटरनेट है या फास्ट स्पीड का इंटरनेट है वो मदद कर सकता है, उसके लिए देश में 100 यूटिलिटी केस लैब्स को स्थापित किया गया है। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर देखें तो कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित जो नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर और वो सारी चीजें, और साथ में इंटरनेट के मामले। तो जून 2025 तक भारत में जो डेटा सेंटर, आजकल ये काफी चर्चा में है, खास करके आंध्र प्रदेश में जो है वो गूगल के सहयोग से और विभिन्न प्रकार की कंपनियों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े डेटा सेंटर खोले जा रहे हैं। एआई का आने वाले दिनों में उपयोग बढ़ रहा है और एआई का सारा संचालन इन बड़े बड़े डाटा सेंटर से होगा। तो भारत भी इस दिशा में अपनी एक नई पहल, एक नई एनर्जी के साथ में इस क्षेत्र में बढ़िया पावरफुल प्लेयर के रूप में स्थापित है। और एआई रेडीनेस के अंदर जो अपना हवार्ड के द्वारा रैंकिंग की जारी की जाती है उसमें तीसरी पोजीशन भारत की है। तो उस हिसाब से देखें तो एआई का सारा दारोमदार करता है बिग डाटा हैंडलिंग, और उसके लिए डाटा सेंटर स्थापित करने हैं।
तो भारत की जून 2025 में 1280 मेगावाट डेटा सेंटर की क्षमता थी। ये डेटा सेंटर की क्षमता मेगावाट में क्यों निकाली जाती है? क्योंकि डेटा सेंटर को चलाने के लिए चाहिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है डेटा सेंटर को चलाने के लिए, वो उसकी जो वो डेटा सेंटर की कैपेसिटी कहलाता है। तो डेटा सेंटर की कैपेसिटी को नापने के लिए उसमें खर्च होने वाले बिजली से उसको नापा जाता है। तो अभी जून 2025 तक इंडिया में 1280 मेगावाट बिजली खर्च करके डेटा सेंटर जो चलाए जाए वो है। अभी भारत के अंदर निजी कंपनियों के 130 डेटा सेंटर खोले गए हैं, और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों के द्वारा संचालित डेटा सेंटर की संख्या है 50 से कम 49, और 2030 तक अपना क्षमता है 4 गीगावाट बिजली का खर्चा हो, इतनी कैपेसिटी के डेटा सेंटर हम स्थापित करेंगे। उसके बाद में जो अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड भारत सरकार का एक जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं देने वाला एक जो है वो पहल या स्टार्ट, जिसका नाम है मेघराज। मेघराज क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, या राज्य सरकारें हैं, या सरकार के साथ जुड़े हुए और कोई भी जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से सॉफ्टवेयर हो या फिर डाटा स्टोर करने के मामले हो, या फिर उनके लिए और कोई भी डिजाइनिंग या फिर कोई प्लेटफॉर्म की सुविधा देना हो, तो उन सब के लिए जो है वो मेघराज नाम से क्लाउड सर्विस भारत सरकार का प्रारंभ किया गया है। तो जीआई क्लाउड पहल है जो केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग क्षेत्र सरकारी विभागों को सुरक्षित और स्केलेबल क्लाउड आधारित आईसीटी सेवाएं प्राप्त करने के लिए लॉन्च दिसंबर 2025 में मेघराज के अंतर्गत 26 टाइप की सेवाएं इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के थ्रू उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके बाद में तो टेलीकम्युनिकेशन के बाद में मेनली इस बार इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे में फोकस किया है, वो किया है डेटा सेंटर के ऊपर। तो डेटा सेंटर अभी हाल ही में जो किन किन के मध्य करार हुए, कौन से डेटा सेंटर अभी स्टैब्लिश किए गए, तो अपनी करंट अफेयर सीरीज में अपन ने पिछले दिनों कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में खूब सारे वीडियो भी बनाए हैं। उसमें जो है वो 2030 तक 4 गीगावाट कैपेसिटी के अपने डेटा सेंटर स्टैब्लिश हो, उसके लेकर के बहुत सारी जो पहल हो रही है उनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार की हाई प्रायोरिटी पर है, आने वाले टाइम का फ्यूचर भी है और इससे रिलेटेड सवाल भी अपने पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो उभरते और सामाजिक और उभरते क्षेत्र की अवसंरचना, यानी कि जो सोशल और इमर्जिंग सेक्टर है, उनसे रिलेटेड अवसंरचना में दिया हुआ है ग्रामीण पेयजल स्वच्छता। तो अभी भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन चल रहा है। 2019 से इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या? देश के अंदर हर हाउस होल्ड को एक नल से उसके घर में पानी की उपलब्धता हो जाए, यानी कि हर घर में नल लगे और नल में पानी आए। तो उसके लिए जल जीवन मिशन चलाया गया 2019 में। इसमें जो खर्चा आया वो शुरुआत में आया 2,08,652 करोड़ रुपए, और 1 दिसंबर 2025 तक 15.76 करोड़ लोगों को या उससे भी अधिक ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल का सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये टोटल अपनी भारत की जनसंख्या के जो ग्रामीण हाउस होल्ड है या ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं उनका 81% के आसपास हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचा दिया गया है। अब इसको 81% से बढ़ाकर 100% कवरेज देने के लिए 2028 तक इस मिशन को बढ़ा दिया गया है। तो 2028 तक सरकार का उद्देश्य है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति अपना घर अलग से है और उसके हर घर में नल के माध्यम से पीने योग्य साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाए। अभी 81% कवरेज हो गई है और 2028 तक इसको 100% करने का अपना सरकार का प्लान है। फिर उसके बाद में देश में जो वाटर रिसोर्स है, जल संसाधन है, उसके मैनेजमेंट के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम ये सरकार आई 2014 में, और गंगा नदी के ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर उसको साफ सुथरा रखने, आसपास की जो हैवी इंडस्ट्री है या फिर शहर बसे हुए उनका सीवेज या पोल्यूशन इतना ज्यादा जो कि उत्तराखंड से यूपी में आते ही साथ गंगा के प्रदूषण का स्तर आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गंगा नदी के बहाव को साफ सुथरा रखने, उसके इकोसिस्टम को बनाए रखने, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जो वो जिंदा रखने, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण करने, इसके लिए गंगा नदी के दोनों तरफ जो शहर बसे हुए हैं उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद उसमें पानी साफ करके फिर गंगा नदी में मिलने दिया जाए। इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के बाद ही या तो उस पानी को वापस से सर्कुलेट किया जाए या साफ सुथरा या नदी में मिलने योग्य बनाने के बाद ही उसको दोनों तरफ घाटों का निर्माण, जिससे कि धार्मिक क्रियाकलाप या फिर
विभिन्न पूजा पाठ के कार्यक्रम किए जा सके, साथ ही साथ वृक्षारोपण, ताकि नदी का जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा बेहतर और एकदम साफ सुथरा पानी इकट्ठा करे, बाढ़ जैसी समस्या से जो है वो सामना ना करना पड़े, उसके लिए नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में चला और उससे गंगा नदी के बेसन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने बताई वो सब शामिल। और गंगा के कॉरिडोर के किनारे जो 33,024 हेक्टेयर में नए वन आवरण क्षेत्र लगा के और उसके आसपास की क्षेत्र की हरियाली बढ़ा के पानी को साफ सुथरा रखने में मदद मिले, और साथ में गंगा डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि। अगर देखा जाए तो 2021-22 में ये गंगा डॉल्फिन की गिनती हुई थी तो 6,327 गंगा डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय विरासत जंतु 2010 में जलीय श्रेणी में तो गंगा डॉल्फिन और स्थलीय श्रेणी में है आपका एलिफेंट, तो उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके 2014 में चलने के बाद में उसकी आबादी में, गंगा डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि देखी गई। फिर उसके बाद कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आधुनिकीकरण। कमांड एरिया किसको कहते हैं? किसी भी तालाब, झील, नदी या डैम से या नहर से दोनों तरफ के उसके आसपास के जितने क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाए वो उसका कहलाता है कमांड एरिया। तो जो देश में सिंचाई के जो साधन है उनसे जितनी दूरी तक पानी पहुंचाया जाता है वो पानी ज्यादा बेहतर, आसानी से और एकदम किफायती तरीके से पहुंचाया जाए, उसके लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आधुनिकीकरण, जो पुराने अपने स्थापित सिंचाई की क्षमताओं वाली जो जगह है उनको ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की दूसरी एडवांसमेंट करके ताकि जल का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सके। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना, कुशल जल का उपयोग को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ता समितियों के माध्यम से सभी पानी को लेकर के बेटर एक दूसरे के साथ में बंटवारा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बिना काम का क्लेम नहीं कि भाई हम इतने को लेंगे इतने को लेंगे, क्योंकि एक लेवल के बाद ज्यादा पानी देने से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती नहीं है, घटती है। इसलिए ऑप्टिमम पर्याप्त मात्रा में सबको जो वो सिंचाई का पानी दिया जाए तो ओवरऑल जमीन की गुणवत्ता बढ़ती है और पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। एक सी फ्लड प्लेटफॉर्म अपने देश में पुणे के अंदर सी डैक है और उस सी डैक ने मिलकर किससे, केंद्रीय जल आयोग, इन दोनों ने मिलकर के अपने देश में ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, खास करके बिहार, झारखंड या फिर ओडिशा या विभिन्न देश के दूसरे क्षेत्र जहां पर बाढ़ का सामना होता है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है सी फ्लड, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो बाढ़ आने की कोई भी घटना हो सकती है क्या, उससे 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर देगा। जिससे क्या होगा, जान माल की जो भारी हानि होती है, लोगों का बहुमूल्य जीवन खत्म हो जाता है या फिर उनके सामान वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, तो 2 दिन पहले ही पड़ेगा, पता लग जाएगा। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उस जगह को खाली करवा सकती है, उनके लोगों के जो मूल्यवान चीजें हैं उनको नष्ट होने से बचा सकती है। ये अभी जो सी फ्लड का कार्यक्रम महानदी, गोदावरी और तापी बेसिन में उसके आसपास के एरिया में इसको लागू किया जा रहा है शुरुआत में। फिर रिवर सिटीज अलायंस, देखिए बहुत सारी विश्व की महत्वपूर्ण नदियां जो है वो जो शहर है वो नदियों के किनारे पर स्थित है, और जब शहर बढ़ता है, शहर की आबादी बढ़ती है, शहर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, तो नदी की हेल्थ खराब होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का गंदा पानी फिर नदी में आके मिलता है, शहर बढ़ता है तो उसका सीवरेज का पानी सारा नदी में आके मिलता है, नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां कट जाती है, नदी के जो है वो दोनों तरफ के एरिया में इस तरीके से मकान बना दिए जाते हैं कि बेसिन का पानी आके उसमें रिचार्ज नहीं हो पाता, तो नदी की सेहत खराब हो जाती है। तो भारत ने रिवर सिटीज अलायंस एक्शन प्लान 2025, जिसके अनुसार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बीच एक सहयोगात्मक पहल, और वर्तमान में अपने देश के 130 शहर जो नदियों के किनारे पर है या नदियों के साथ में बिना उनको प्रदूषित किए अपना विकास करे, शहरी क्षेत्र को बढ़ाए, उस दृष्टिकोण से रिवर सिटीज अलायंस वाली पहुंच में इसमें 130 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें नदियों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए शहर का नियोजन किया जाए, नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, एसटीपी या इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सब लगाते हुए इस योजना को किया गया। एक वैसे सीओपी होती है यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों की, उसके अंदर भी एक ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस बनाया गया था, जिसमें भारत
उन देशों के साथ में जो अपनी नदियों को साफ सुथरा रखते हुए शहरी क्षेत्र को विकास करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक वैश्विक नदी आधारित शहरों का स्वच्छ विकास का एक गठबंधन बना था। उसके बाद में अंतरिक्ष क्षेत्र के कुछ डाटा दिए हैं। अब इसमें एक सवाल बन जाता है कि भारत के अंदर जो इसरो लगातार सैटेलाइट छोड़ता रहता है, उसमें 20 तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन में काम में आते हैं वो काम कर रहे हैं, 8 अपना नाविक वाला 8 नेविगेशन सैटेलाइट काम कर रहे हैं, 4 वैज्ञानिकों के लिए जो विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने वाले उपग्रह वो काम कर रहे हैं, और 21 पृथ्वी का अवलोकन करने वाले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम कर रहे हैं, और 3 जो है वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वाले मिशन। कुल मिला के अभी भारत सरकार का इसरो द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष के अंदर 56 एक्टिव जो अपनी स्पेस प्रॉपर्टीज है वो काम कर रही है। अब ये भी एक सवाल बन जाता है कि इस समय कितने सैटेलाइट जो है वो काम कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन में काम में आते हैं। 20, 8 नेविगेशन के, 4 पृथ्वी के वैज्ञानिक उपग्रह और 21 जो है वो रिमोट सेंसिंग वाले काम कर रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 56 एक्टिव इस टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, स्पेस डेक्स, जो स्पेस के अंदर दो कोई भी जो है वो एरियल ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ के उनके बीच में फ्यूल रिफिलिंग करना या कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना या इसी तरीके से उपकरण जोड़ देना, तो वो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही नीचे से जो स्पेस यात्री जाते हैं उनके मिशन या उनके जो जहाज होते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाके जुड़ते हैं। तो स्पेस डॉकिंग का जो है वो भारत चौथा देश बन गया। अभी पिछले दिनों इसको खबर आई थी, अपन ने इसको करके दिखाया था। एक नाविक सीरीज में जो अभी पिछले दिनों अपन ने उपग्रह छोड़ा वो भारत के श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्पेस जो वो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर अपना है, वहां से 100वां परीक्षण भारत के द्वारा इसरो के द्वारा किया जाने वाला। तो ये भी एक सवाल बनता है, मल्टीपल टाइम अपन ने इसके ऊपर जिक्र भी किया है। NVS-02 जो नेविगेशन जो वो सिस्टम उसका सैटेलाइट है और ये 100वां परीक्षण था। एक एक्सियोम 4 मिशन जो प्राइवेट मिशन और उसमें भारत की तरफ से कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला ये गए थे और इन्होंने जो है वो स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट किए, माइक्रोग्रेविटी ऑन प्लांट और खूब सारे जो है वो प्लांट को जर्मिनेट करके दिखाया, सिंगल सेल एल्गी स्पाइरुलिना, उनसे संबंधित खूब सारे इन्होंने प्रयोग वहां पर किए थे। उस मिशन का नाम एक्सियोम मिशन। एक जो है वो निसार, नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार सिस्टम जो कि स्पेस के अंदर ऑब्जर्वेशन से संबंधित कार्य करता है। एक ब्लू बर्ड ब्लॉक मिशन 2 भारत के इसरो के द्वारा अमेरिका की एक सैटेलाइट आधारित जो मोबाइल फोन सेवा देने वाली कंपनी है उसका एक ये जो है वो मिशन है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये उन जगहों पर सैटेलाइट आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाएगी जहां पर परंपरागत टावर उपस्थित नहीं होते। तो इसरो द्वारा इसको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड, सबसे भारी उपग्रह जो इसरो के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया, इसरो की क्षमताओं का एक्सटेंशन दिखाता है। उसके बाद में इसरो के अभी जो नीचे जमीन के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म जिसमें भुवन, तो भुवन के थ्रू क्या किया जाएगा, हाई रिजोल्यूशन वाला ऊपर से कार्टोसैट इमेजरी यानी कि एक तरीके से मैप या पृथ्वी के ऊपर जो मानचित्र बनाते हैं उससे संबंधित फोटोग्राफ लेके अपने को देगा, जिससे क्या होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 296 जल विभाजक विकास गतिविधियों को जियो टैग करने, उनकी निगरानी करने में सक्षम, कि सब जगह पर जो हम पानी पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है देश के हर खेत को पानी मिले और उस पानी का जो वो बहुत किफायती तरीके से यूज करके जमीन की फर्टिलिटी, अपनी उत्पादकता और उर्वरता सबको बढ़ाया जाए। तो उसमें अपनी मदद करेगा ये भुवन प्लेटफॉर्म। और इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वनस्पति हरित आवरण की निगरानी, पेड़ वेड़ तो नहीं काटे जा रहे हैं। इसी प्रकार युक्त धारा प्लेटफॉर्म जो अपने प्राकृतिक श्रम चालित प्राकृतिक संसाधनों के कार्यों की निगरानी और उसमें शहरी जल प्रबंधन के लिए शहरी जल सूचना निगरानी, कुल मिलाकर सैटेलाइट के ऊपर से विभिन्न प्रकार के डेडिकेटेड कार्यों में, चाहे वो पानी का वितरण हो, चाहे वो पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित कार्य हो या अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य हो, उन सब के अंदर जो है वो अपने ये विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट और सैटेलाइट आधारित ये जो सेवाएं हैं ये काम कर रही है। अब उसमें और भी छोटे छोटे अपने डाटा दे रखे हैं, जैसे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि
अभी तक क्या हो रहा था इंडिया में, इसरो जो सरकार के द्वारा जो है वो संचालित है, सरकार का ही पूरा पूरा दखल था। अब सरकार ने जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र नहीं है वहां पर 100% प्राइवेट पार्टनरशिप, और जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वहां पर कुछ सावधानियों के साथ 49 और 79% की जो पार्टनरशिप है उसको खोल दिया है, जिससे कि और ज्यादा तेजी से भारत का अंतरिक्ष और स्पेस क्षेत्र विश्व स्तर पर कंपटीशन देने वाला, प्रतिस्पर्धा देने वाला होगा। उससे संबंधित अपने कुछ डाटा है, ये सारे डाटा अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं करंट अफेयर सीरीज में और अब वापस से इसमें दे रखे हैं। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामले में जो नॉन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से मदद करता है उससे संबंधित हमने बातें की। तो कुल मिला के अवसंरचना में निवेश बढ़ाने से देश की आर्थिक प्रगति बढ़े, उसमें 4 फिजिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी सड़क, रेल या फिर एयर वाला और पानी वाला। इसी प्रकार नॉन फिजिकल में आपका आ जाता है एनर्जी वाला, पानी का और आईसीटी का और जो स्पेस का। इन चारों से संबंधित मिनिमम 2 सवाल प्रारंभिक परीक्षा में आने चाहिए, आते रहे। विभिन्न प्रकार की चीजें अपने पिछले वाले एग्जाम में आप देखोगे एनालिसिस, तो इस तरीके के सवाल निकलने लाजमी है, क्योंकि आरपीएससी भी थोड़ी सी वाइड जा रही है, चीजों को डाइवर्सिफाई कर रही है, ओरिजिनल सोर्स पे जा रही है। तो जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कुछ ये काम की चीजें हैं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।